हेलो एंड वेलकम बैक। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डू के सभी यूसेस के बारे में जानेंगे। तो किसी भी ऑर्डिनरी वर्ब के बारे में अगर हम जान रहे हैं, उसके यूसेस के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले हमें उस वर्ब के 5 फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम डू के 5 फॉर्म्स के बारे में जानते हैं। डू के क्या क्या 5 फॉर्म्स होते हैं। तो डू का जो पहला फॉर्म होता है यानी V1 होता है, वो क्या होता है? डू होता है। V1 हम किसे कहते हैं? जब भी कोई वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में होता है, अपने बेस फॉर्म में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? V1 बोलते हैं। और V1 का यूज कहाँ हम करते हैं? प्रेजेंट टेंस बताने के लिए करते हैं। इसका सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट फॉर्म क्या होता है? डीड होता है। इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका थर्ड फॉर्म होता है डन होता है। इसका फोर्थ फॉर्म क्या होता है? डूइंग। फोर्थ फॉर्म बहुत ही आसान होता है, उसमें आईएनजी हम लगा देते हैं। और इसका जो फिफ्थ फॉर्म होता है, वर्ब 5 होता है, ये डज होता है। डज ये जो फिफ्थ फॉर्म होता है, इसका भी यूज हम करते हैं प्रेजेंट टेंस बताने के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। और जो इसका जो वर्ब का पांचवा जो रूप होता है, उसका पहचान होता है कि उसमें हम एस या ईएस लगाते हैं। तो ये है डू के 5 फॉर्म्स। और चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि डू का यूज कितने यूजेज होते हैं। तो डू के 3 यूजेज हैं। एक तो है डू का यूज हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरह। हेल्पिंग वर्ब को ही हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का काम होता है मेन वर्ब को हेल्प करना, मेन वर्ब को सपोर्ट करना। और उसके बाद इसका जो सेकंड यूज है, यह है मेन वर्ब की तरह। तो यही डू जो है, यह हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, यही डू आपका मेन वर्ब का भी काम करता है। तो कोई भी वर्ब जो कि हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब की तरह काम करे, ऐसे वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब कहते हैं। तो ये बात मैंने आपको वर्ब के फर्स्ट वाले वीडियो में भी बताया। तो कोई भी ऐसा वर्ब जो कि कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है, कभी मेन वर्ब का भी काम करता है, ऐसे वर्ब को हम प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। इसके अलावा डू का एक और यूज है। डू का यूज हम करते हैं इंफेटिक वर्ब के रूप में। इंफेटिक वर्ब क्या होता है? अगर सेंटेंस आपका सिंपल प्रेजेंट का है या सिंपल पास्ट का है, तो उस सेंटेंस को इम्फेसाइज करने के लिए, उस सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए यहां पर हम डू का यूज करते हैं। लेकिन चलिए इन सारे चीजों को हम एग्जाम्पल से समझते हैं, क्योंकि कोई भी बातें हम एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आती है। चलिए ध्यान देना, यहां पर हमने 3 सेंटेंसेस लिए। यहां पर 3 सेंटेंसेस है। तो ध्यान देना, ये सेंटेंस जो हमारा है, तुम अपना काम करते हो, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में। राइट, ये सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट में। एक सेंटेंस जो हमारा है, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव का नेगेटिव है। ये अफर्मेटिव का नेगेटिव है। और ये जो सेंटेंस है, ये इंटेरोगेटिव है, जहां से हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं। जहां से हम प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, ये इंटेरोगेटिव है। तो ध्यान देना है ये चीज, ये बात मैंने आपको टेंस में भी बताया है कि सिंपल प्रेजेंट में जो सेंटेंस हमारा होता है, तो उसमें सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव हो यानी कि पॉजिटिव हो, तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस अगर अफर्मेटिव फॉर्मेट में हो, तो उसमें कोई भी हेल्पिंग वर्ब का जरूरत नहीं होता है। तो तुम अपना काम करते हो, तो इसका क्या बन जाएगा? इसका हो जाएगा डू यू डू योर वर्क। यू डू योर वर्क। बात समझ में आ रही? तो ध्यान देना है कि यहां पर जो डू है, ध्यान देना, ये जो सब्जेक्ट है, ये यू क्या है? यू सब्जेक्ट है। आपका योर वर्क क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब कौन हुआ? सेंटेंस में हमारा मेन वर्ब है ये। सेंटेंस में मेन वर्ब है डू। ये हमारा मेन वर्ब है। देखो, तो ध्यान देना है कि जब कभी भी डू अगर मेन वर्ब का काम करता है, मेन वर्ब देखो, किसी भी सेंटेंस में मेन वर्ब हम उसे कहते हैं जिससे कुछ करने का सेंस मिलता है, जिससे कोई एक्शन के बारे में पता चलता है। जो वर्ब एक पर्टिकुलर मीनिंग कैरी करता है, जिसमें हमें पता चलता है कि सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, तो जो ये मीनिंग देने का काम करता है कि कौन सा काम हो रहा है, वही हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है। तो जब कभी भी ध्यान देना कि जब कभी भी डू का मतलब करना होता है, डू का मतलब करना होता है, जब डू का मीनिंग क्या कैरी करता है? करना। तो ये पता है क्या होता है? ये मेन वर्ब होता है। ये मेन वर्ब होता है। तो यहां पर जो डू है, ये मेन वर्ब है। देखो मैं यहां पर एम भी लिख देता हूं। एम भी का मतलब मेन वर्ब। यू डू योर वर्क। लेकिन ये बात भी हम जानते हैं, टेंस में पढ़े थे, कि अगर यही सेंटेंस को अगर नेगेटिव में लिखा जाए कि तुम अपना काम नहीं करते हो, तो क्या होता है कि यहां पर सेंटेंस में जैसे ही नोट लगाना होता है, तो यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इस तरह के सेंटेंस में किसको लेते हैं? जहां पर पहले से हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, वैसे सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं? सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट। तो अगर हमें ऐसे सेंटेंसेस में अगर हेल्पिंग वर्ब लेना होता है, तो हम किसको लेते हैं? डू को लेते हैं। तो तुम अपना काम नहीं करते हो, तो ध्यान देना, ये सेंटेंस क्या बन जाएगा? डू नॉट यू डू नॉट डू योर वर्क।
यू डू नॉट डू योर वर्क। ठीक है, अब यहां पर देखोगे कि सेंटेंस में दो दो बार डू लगा हुआ है, यहां पर दो दो बार डू लगा हुआ है, तो एक तो डू ये हो गया और एक डू ये हो गया। अब ये दोनों डू का क्या मतलब है? दोनों डू का मतलब है कि एक डू यहां पर मेन वर्ब है और एक डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब है। जब भी सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है, वो केवल सेंटेंस में आता है सेंटेंस को ग्रामेटिकली करेक्ट करने के लिए, मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पर चूंकि सेंटेंस नेगेटिव है और नेगेटिव में हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ता है, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब का जो कमी है ना, ये कौन पूरा कर रहा है? डू कर रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देना कि तुम अपना काम नहीं करते हो, तो इस डू का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन करना का सेंस इससे मिल रहा है, इस डू से मिल रहा है। तो ये हमारा मेन वर्ब है। देखो इसको एम भी लिख देते हैं, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसका अपना एक मीनिंग है। इसका क्या मीनिंग है? करना है, लेकिन इस डू का कोई मीनिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में इस डू को क्या कर रहा है, यानी मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है। तो जो भी वर्ब मेन वर्ब को सपोर्ट करता है वो हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ पर हम इस सेंटेंस में देख रहे हैं कि इसी सेंटेंस में दो बार डू का यूज हुआ है। तो एक जो डू यहाँ पर है, ये डू क्या है? ये आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये आपका मेन वर्ब है। बात समझ में आ रही है? और इसी सेंटेंस को अगर हम इंटेरोगेटिव में बनाएंगे, यानी प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस में इसको हम कन्वर्ट करेंगे, तो वहां पर भी हमें हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसको लेंगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम किसको लेंगे? अगेन हम डू को ही लेंगे। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर निकाल देते हैं। तो क्या तुम अपना काम करते हो? तो इसका जब हम इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट करेंगे तो ये बन जाएगा डू यू डू डू योर वर्क। डू यू डू योर वर्क। तो यहाँ चूंकि प्रश्न पूछ रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, डू यू डू योर वर्क। तो यहाँ पर ध्यान देना कि इस सेंटेंस में जो ये पहला वाला डू है, ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका अपना कोई भी मीनिंग नहीं है, केवल ये मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए है। मेन वर्ब कौन है? ये एम बी का मतलब मेन वर्ब। डू यू डू योर वर्क। बात आपको समझ में आ रही है? यही सेंटेंस अगर पास्ट में हो जाए, अगर यही सेंटेंस, यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई। मैंने क्या बोला कि डू अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है तो केवल दो टेंस में, एक तो होता है सिंपल प्रेजेंट और एक होता है सिंपल पास्ट। बात समझ में आ रही है? तो अगर ध्यान देना कि अगर यही चीज अगर हमारा पास्ट में हो जाए, पास्ट में होने का मतलब, पास्ट में होने का मतलब ये है कि यहां जो है लिखा हुआ है ये था हो जाए, यानी पास्ट में हो जाए, ये पास्ट में हो जाए, चीजें यहां पर पास्ट में हो जाए। ठीक है, बात समझ में आ रही? तब क्या करना होगा? देखिए, तुम अपना काम करते थे, तुम अपना काम करते थे, तुम अपना काम नहीं करते थे। बात समझ में आ रही? क्या तुम अपना काम करते थे? तो अब यहां पर क्या हो गया? यही सेंटेंस को पास्ट में कर दिया, मतलब जो सिंपल प्रेजेंट था वो सिंपल पास्ट हो गया। तो इसमें ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस जहां पर डू लग रहा है ना, वो डू क्या हो जाएगा? वो डू क्या हो जाएगा? वो पास्ट फॉर्म में हो जाएगा। उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? उसका पास्ट फॉर्म क्या होता है? डीड होता है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डीड होता है। डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है? डीड होता है। तो यहां पर जो डू था उसको क्या कर देंगे? हम डीड कर देंगे। ठीक है, यहां पर डू को क्या कर देंगे? हम डीड कर देंगे। तो ये डीड हो गया। ठीक है, यू डीड योर वर्क, तुम अपना काम करते थे, यू डीड योर वर्क। तो यहां पर अगेन हमारा क्या डीड, क्या यहां पर जो डीड है ये हमारा मेन वर्ब है, क्योंकि अलग से कोई दूसरा यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है। लेकिन जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, यू डिड नॉट डू योर वर्क, तो यहां पर डीड देखो हेल्पिंग वर्ब है, यहां पर डीड मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पर करना का सेंस मिल रहा है, बट यहां पर डीड का कोई सेंस नहीं है। बस यहां पर जो पहले हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू था, वही अगर पास्ट में चला गया तो डू क्या बन गया? डिड बन गया। यानी मेन वर्ब का भी पास्ट फॉर्म होता है, हेल्पिंग वर्ब का भी पास्ट फॉर्म होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो यहाँ मेन वर्ब के रूप में पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में पास्ट फॉर्म में चेंज हो गया। लेकिन यहाँ पर जो डू है ना, ये मेन वर्ब है। लेकिन यहाँ से भी आपके मन में एक सवाल आएगा कि अगर ये पास्ट फॉर्म में है तो आपने जब हेल्पिंग वर्ब को पास्ट में चेंज किया, डू को डीड किया, तो क्यों ना आप इस डू को भी डीड कर दें? तो ऐसा नहीं होता। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, ये बात मैंने आप लोगों को टेंस वाले वीडियो में भी बताया था। एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी किसी सेंटेंस में अगर डू, डीड या डज, पहले से अगर किसी भी सेंटेंस में डू, डीड या डज अगर आ जाए तो इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होता है। इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है? V1 होता है। तो इसलिए ऑलरेडी यहां पर डीड लग चुका है,
तो यहाँ पर फिर से हम डिड लगा देंगे तो फिर दो बार V2 हो जाएगा, जबकि ऑलरेडी जब पहले से अगर डू डज डिड लगा है तो आने वाला मेन वर्ब को हमेशा V1 के फॉर्म में रखना होता है, तो इसलिए यहाँ पर हम डिड नहीं कर सकते हैं। पास्ट बताना था तो पास्ट के रूप में जो पहले आया उसी में पास्ट का फॉर्म अप्लाई हो चुका है, उसके बाद वाले वर्ब में नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? तो यू डिड नॉट डू योर वर्क, क्या तुम अपना काम करते थे, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब में हमारा डू निकल रहा था वो डिड हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डिड हेल्पिंग वर्ब है और डू हमारा क्या मेन वर्ब है। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ध्यान देना क्या है, वह अपना काम करता, वह अपना काम करता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ही डज हीज वर्क, ही डज हीज वर्क। बात समझ में आ रही है? यही सेंटेंस अगर नेगेटिव में हम लिख दें कि वह अपना काम नहीं करता है, वह अपना काम नहीं करता है, तो इसका क्या हो जाएगा नेगेटिव, ही डज नॉट डू हीज वर्क, ही डज नॉट डू हीज वर्क। अब यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर डज क्या है, ये डज हमारा मेन वर्ब है, इसको आप हेल्पिंग वर्ब नहीं कहेंगे क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई वर्ब यहां पर नहीं है, तो यही हमारा मेन वर्ब है, इससे करना का सेंस मिल रहा है। ठीक है, यहां पर जो डज है ये करना का सेंस दे रहा है, ये करना का सेंस दे रहा है, तो ये हमारा डज क्या है, यहाँ पर ये डज जो है ये हमारा मेन वर्ब है, लेकिन वह अपना काम नहीं करता है, तो यहाँ पर करना का सेंस इससे मिल रहा है, तो ये हमारा मेन वर्ब है। और ये डज क्यों आया, ये आया है हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, तो इसलिए क्या है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर डू के जगह पे डज क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस में V1 या V5 का यूज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम डू या डज लगाते हैं। ये बात तो आपको पहले से भी पता था टेंस में कि हम डू कब लगाते हैं, डज कब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कब होगा, तो ये बात तो आपको पहले से भी पता था टेंस में कि डू कब लगाना, डज कब लगाना, यानी सिंपल प्रेजेंट में डू या डज दोनों का प्रयोग होता है। हमें सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा कोई सिंगुलर है कि प्लूरल है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, V1 या V5 लगाते हैं। चलिए इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ध्यान देना, सिंपल सी बात है, कहाँ पर डू लगाना है, कहाँ पर डज लगाना है, तो बिल्कुल ध्यान रखना। देखो सब्जेक्ट के जगह पे क्या आता है, कोई नाउन आता है या कोई प्रोनाउन आता है, आप उसको काउंट कर लेना। अगर गिनती से एक तो इसके साथ आप क्या करना, डज लगाना। सिंपल प्रेजेंट में अगर आपको ऑप्शन मिल जाए कि आपको V1 या V5 चुनना है, डू या डज चुनना है, तो आप सब्जेक्ट पे आकर के देखना, सब्जेक्ट में अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर किसको कहते हैं, जिसको गिनती से पता चले कि एक व्यक्ति या एक वस्तु है, तो डज लगाएंगे। अगर गिनती से पता चले कि वह एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो इसके साथ हम डू लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? लेकिन दो ऐसे सब्जेक्ट है जहां पर यह नियम अप्लाई नहीं होता है, एक तो है आई और एक है यू, एक है आई और एक है यू, इसके साथ फिक्स्ड कंडीशन है, इसके साथ आपको क्या करना है, डू लगाना, इसके साथ आपको डू लगाना है। तो मैं आपको बताऊं, जैसे कहने का मतलब है, जैसे हमने लिखा ही, तो ही के साथ आप डू लगाओगे या डज लगाओगे, ही के साथ आप या डू लगाओगे या डज लगाओगे, दोनों में से अगर एक आपको चुनने के लिए कहा जाए तो ही का मतलब कितना व्यक्ति हो गया, एक व्यक्ति हो गया, तो एक के साथ हम क्या करेंगे, डज लगाएंगे, एक के साथ हम डज लगाएंगे, तो इसलिए यहां पर ये हो गया। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं दे का मतलब वे लोग, दे का मतलब वे लोग, है ना, तो यहां पर हमने लिखा डू या डज, तो अब इसके साथ क्या करोगे, डू लगाओगे या डज लगाओगे। अच्छा, वे लोग, जिसमें भी लोग लग जाए ना, लोग, जिसमें भी लोग शब्द लग जाए तो इसका मतलब है कि वो एक से ज्यादा है, वो जो है वो एक से ज्यादा है, 1+ है। ठीक है, वो एक से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, डू लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे डू हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा तरीका, बट स्पीकिंग के टाइम पे, इवन रिटन के टाइम पे भी ये गलतियां लोग कर देते हैं, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहाँ से कुछ नया चीज जानते हैं, यहाँ से कुछ नया चीज जानते हैं। अभी जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, एक नॉर्मल सा सेंटेंस बोलता हूँ कि तुम पढ़ते हो, एक नॉर्मल सा मैं सेंटेंस बोलता हूँ कि तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो, तो ये नॉर्मल सा सेंटेंस है,
हाँ कि ना, ये सिंपल प्रेजेंट का एक नॉर्मल सा सेंटेंस है। तो ये क्या बन जाएगा, इसका क्या बन जाएगा, यू रीड। हम इसका क्या बना दिए, यू रीड। तुम पढ़ते हो, यू रीड। लेकिन आप इस सेंटेंस के जगह पे आप इस सेंटेंस को पढ़कर देखो, दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। ये है तुम पढ़ते हो और ये है तुम पढ़ते ही तो हो। तुम पढ़ते ही तो हो, तो तुम पढ़ते ही तो का मतलब क्या हो गया, तुम पढ़ते ही तो हो, इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि अगर इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरीके से कहें तो इसका मतलब हो गया तुम अवश्य पढ़ते हो या तुम जरूर पढ़ते हो। बात समझ में आ रही, यानी यही वाला सेंटेंस है, इसी वाले सेंटेंस को हम थोड़ा जोरदार तरीके से कह रहे हैं, मतलब उस सेंटेंस को हम क्या कर रहे हैं, इम्फेसाइज करके बोल रहे हैं, उसमें इम्फेसिस डाल करके बोल रहे हैं। तो अगर किसी सेंटेंस को आप फोर्सफुली बोलते हो, ठीक है, कोई सिंपल प्रेजेंट का टेंस है या सिंपल पास्ट का टेंस है, और अगर आप उस पर जोर लगा करके बोल रहे हो, फोर्सफुली बोल रहे हो, तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर हमें एक इम्फेटिक वर्ब का जरूरत पड़ता है। और यहाँ पर इम्फेटिक वर्ब का काम कौन करेगा, यहाँ पर इम्फेटिक वर्ब का काम करेगा डू, यहाँ पर इम्फेटिक वर्ब का काम करेगा डू। तो यहां से मैं आपको बताऊंगा ऐसे सेंटेंस के बारे में जहां पर एक साथ 3-3 बार डू आ सकता है, जहां पर एक साथ 3-3 बार डू आ सकता है, जो आपने थंबनेल में देखा उस बात को मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। सबसे पहले जान लीजिए कि डू का जो यूज है वो इम्फेटिक वर्ब के रूप में कैसे करते हैं। तो जब भी ऐसा सेंटेंस मिल जाए सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट के सेंटेंस में, सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट किसको कहते हैं, नॉर्मल सी पहचान है। हिंदी के अगर वाक्य को देखा जाए तो जिस सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, तो सिंपल प्रेजेंट, ता था, ती थी, तो सिंपल पास्ट। तो सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट को अगर आपको इम्फेसाइज करके बोलना है, उस सेंटेंस को इम्फेटिक बनाना है, तो वहां पर आपको इम्फेटिक वर्ब के रूप में डू का प्रयोग करना होगा। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं ना, जहां पर हम ही तो लगाते हैं, मैं पढ़ता ही तो हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता ही तो हूं, ठीक है, वह घर जाता ही तो है, तुम झूठ बोलते ही तो हो, तुम झूठ बोलते ही तो का मतलब क्या हो गया, तुम अवश्य झूठ बोलते हो, तुम जरूर झूठ बोलते हो। आपने देखा होगा जब कोई बोलता है मे आई कम इन, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक तो बोलते हैं कम इन, यस कम इन, और अगर बहुत ज़्यादा पोलाइटली बहुत जोरदार तरीके से बोलना है तो क्या बोलते हैं, प्लीज़ डू कम इन। वहाँ पर हम कम इन तो बोलते ही बोलते हैं, उसके साथ हम लोग डू भी लगा देते हैं, प्लीज़ डू कम इन। तो इसका मतलब हो गया, देखो अगर मैं बोलता हूँ कम इन तो इसका मतलब होता है कि आइए, और अगर मैं बोलता हूँ डू कम इन तो इसका मतलब होता है अवश्य आइए या जरूर आइए। बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना है कि ये जो सेंटेंस है इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो इसका हम अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इस तरह से बन जाएगा, यू डू रीड, यू डू रीड, ठीक है, तुम पढ़ते हो। तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में हम डू तब लगाते हैं जब सेंटेंस या तो नेगेटिव होता है या तो इंटरोगेटिव होता है, लेकिन ये वाला सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है। तो यहां पर हमारा मेन वर्ब कौन है इस सेंटेंस में, देखो मेन वर्ब है रीड है, ये हमारा मेन वर्ब है, ये हमारा क्या मेन वर्ब है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो आप बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच रहे हैं कि डू यहां पर हेल्पिंग वर्ब है तो बिल्कुल गलत है। देखो डू किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब तब हो सकता है जब वो सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या तो इंटरोगेटिव हो, लेकिन ये सेंटेंस ना तो नेगेटिव है ना तो इंटरोगेटिव है। तो यहां पर जो डू देख रहे हो ना, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या है, तो ये जो डू आप देख रहे हो ना, ये इम्फेटिंग वर्ब है, ये इम्फेटिक वर्ब है, ये इम्फेटिक वर्ब है, ये इस मेन वर्ब पे जोर डालने के लिए आया, मेन वर्ब को इम्फेसाइज करने के लिए आया। तुम पढ़ते ही तो हो, तो यू डू रीड। और यहां पर आपको जब डू का जब आप प्रोनाउंसिएशन करोगे ना, तो यहां पर डू को भी आपको क्या करना है, फोर्सफुली बोलना, थोड़ा स्ट्रेस डाल करके बोलना, यू डू रीड। क्या बोलना है, यू डू रीड। एक हो गया नॉर्मल तुम पढ़ते हो, यू रीड, लेकिन तुम अवश्य पढ़ते हो, तुम पढ़ते ही तो हो, तो क्या हो गया, यू डू रीड। बात समझ में आ गई। और अगर इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना हो कि तुम अवश्य नहीं पढ़ते हो या फिर तुम पढ़ते ही तो नहीं हो, तब क्या सीन रहेगा, चलिए इसके लिए भी हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे ध्यान देना, अब आप सवाल करोगे क्या सर कि इम्फेटिक वाले सेंटेंस का भी नेगेटिव बनता है, बिल्कुल नेगेटिव बनता है। तो चलिए अगर हम इसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाए तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, ध्यान देना, इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, यू डू नॉट, यू डू नॉट डू रीड, यू डू नॉट डू रीड, ठीक है। तुम पढ़ते ही तो नहीं हो, तुम अवश्य नहीं पढ़ते हो, तुम जरूर नहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो ये इसी सेंटेंस का नेगेटिव हो गया। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं,
यहाँ पर मेन वर्ब तो ऑलरेडी हमारे पास है, यहाँ पर मेन वर्ब ऑलरेडी हमारे पास है। तो जब ये मेन वर्ब है तो ये नॉट के पहले डू आया तो मतलब क्या, ये पक्का क्या, ये पक्का हेल्पिंग वर्ब है। तो फिर इस डू का क्या काम है, इस डू का काम है मेन वर्ब को एम्फेसाइज करना, ठीक है, इस पे जोर डालना। तो ये हमारा क्या, यहाँ पर जो डू देख रहे हो ना, ये जो डू देख रहे हो, ये डू हमारा क्या, इम्फेटिक वर्ब है, ये क्या, इम्फेटिक वर्ब है। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम डू का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी करते हैं, मेन वर्ब के रूप में भी करते हैं, और हम सेंटेंस को अगर एम्फेसाइज करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, डू का एज एन इम्फेटिक वर्ब के रूप में हम यूज करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल है, तुम करते ही तो हो, तुम करते ही तो हो, तुम करते ही तो हो, ठीक है। इसी सेंटेंस का क्या इम्फेटिक है, तुम करते ही तो हो, ठीक है। हम इसको दूसरे तरीके से क्या बोल सकते हैं, तुम अवश्य करते हो, तुम जरूर करते हो। तो क्या बन जाएगा, तुम करते ही तो हो, यू डू डू। तो यहां पर 2 बार डू लग जाएगा, बट दोनों डू को एक तरीके से नहीं बोलना, यू डू डू नहीं बोलना, यू डू डू बोलना है। मतलब इस पे क्या करना, इस पे जोर लगाना, ठीक है। तो यहां पर जिससे करना का सेंस मिल रहा है वो हमारा मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। लेकिन इसका क्या काम है, ये तो हेल्पिंग वर्ब नहीं, चूंकि सेंटेंस हमारा नेगेटिव और इंटरोगेटिव नहीं है, तो ये क्या है, ये हमारा इम्फेटिक वर्ब है। ये डू क्या, इम्फेटिक वर्ब है, ये क्या है, इम्फेटिक वर्ब है। तुम करते ही तो हो, यू डू डू। तो इस डू पे क्या करना, जोर डालना, ठीक है, यू डू डू। बात समझ में आ रही है। तो तुम करते ही तो हो, तो इसका भी नेगेटिव बन सकता है। तो इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, अगर हिंदी में नेगेटिव बनाए तो तुम करते ही तो नहीं हो, तुम करते ही तो नहीं हो। अब क्या हो गया, ये सेंटेंस इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म है। तो इसको अगर हम ट्रांसलेट करें तो क्या बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, यू डू नॉट डू डू। अब देखो यही वो सेंटेंस है जिसमें एक साथ 3-3 बार डू आया है, एक साथ 3-3 बार डू आया। हालांकि ऐसे सेंटेंस हमारे आम बोलचाल में बहुत ज्यादा यूज नहीं होती है, इसलिए थोड़ा सा देख करके आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, बट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। तुम करते ही तो नहीं हो, जैसे इस तरह से हम फोर्सफुली किसी बात को कब बोलते हैं, या तो हम झूठ बोल रहे हैं और सामने वालों को विश्वास दिलाना चाहते हैं तो हम अपने सेंटेंस को फोर्सफुली बोलते हैं, या फिर हम बिल्कुल सही हैं लेकिन सामने वाला विश्वास नहीं करना चाहता है, तो उस समय भी सामने वालों को विश्वास कराने के लिए हम अपने सेंटेंस को फोर्सफुली बोलते हैं। तो तुम करते ही तो नहीं हो, ठीक है, मतलब तुम अवश्य नहीं करते हो, तुम जरूर नहीं करते हो। तो यहाँ पर मेन वर्ब क्या, करना। यहाँ पर मेन वर्ब क्या, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है, करने का। तो सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम किया जाता है, जिससे सब्जेक्ट के द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है उसका मीनिंग जो देता है वो क्या होता है, वो मेन वर्ब होता है। तो ये जो डू क्या है, ये मेन वर्ब है। बात समझ में आ रही है। ये नोट के पहले ये जो डू आया है मतलब ये क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्यों हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अगर नेगेटिव में या फिर इंटरोगेटिव में डू रहे तो पक्का क्या होता है, जो किसी भी सेंटेंस में जो डू सबसे पहले रहे, जो डू डज या डीड जो सबसे पहले रहे, जो सबसे पहले रहे वही क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव हो तो, ठीक है। और ये हमारा मेन वर्ब है। तो इसका क्या काम है भाई, तुम क्यों आ गए बीच में, ये आया है इस मेन वर्ब को जोरदार बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, जोरदार बनाने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इम्फेटिक, ये हो गया इम्फेटिक वर्ब। तो जब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे तो स्पेशली जो इम्फेटिक वर्ब वाला जो डू है ना, इसको थोड़ा सा आपको फोर्सफुली बोलना है। यू डू नॉट डू डू, यू डू नॉट डू डू। तो ये बोलने में भी पता चलना चाहिए कि यहाँ पर इम्फेटिक वर्ड, इम्फेटिक वर्ब कौन सा है। बात समझ में आ रही। अगर इसी चीज को अगर पास्ट में लिखना हो तो, अगर इस चीज को पास्ट में लिखना हो तो तुम करते ही, तुम करते ही तो थे, तुम करते ही तो थे, तुम करते ही तो थे। तो ये क्या हो गया, इसका पास्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, यू डीड डू। अब देखो यहां पर क्या हो गया कि एक बार डीड हो गया, यहां पर एक जो डू है ये डीड हो गया। क्यों, क्योंकि सेंटेंस अब हमारा पास्ट हो गया। तो ये क्या है, ये इम्फेटिक वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है। ये इम्फेटिक वर्ब है और ये हमारा मेन वर्ब है।
इसी सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाए, तुम करते ही तो नहीं थे ना, तुम करते ही तो नहीं थे, तो यू डिड नॉट डू डू। अब यहां पर ध्यान देना, तुम करते ही तो नहीं थे, तो इससे पहले जो सेम सेंटेंस था इसी टाइप का प्रेजेंट में, तो वहां पर 3 बार डू आ रहा था, तो यहां पर भी 3 बार डू आ रहा है। बस जो पहला डू है ना वो डीड में चेंज हो गया। वो डीड में क्यों चेंज हो गया? क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट का हो गया ना, तो इसलिए ये पास्ट में चेंज हो गया। तो ये क्या है? ये डीड हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये डू जो है ये हमारा मेन वर्ब है, और ये क्या है? ये इम्फेटिक वर्ब, ये इम्फेटिक वर्ब। तो ध्यान देना, जो सबसे पहले डू आएगा ना वो टेंस के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना फॉर्म चेंज कर लेता है, लेकिन उसके बाद यानी कि डू डज डीड, डू डज और डीड अगर पहले से कहीं पर भी किसी सेंटेंस में लग गया और उसके बाद कोई जब दूसरा वर्ब आ जाए तो हमेशा क्या होता है? V1 होता है। तो इसलिए यहां पर भी डू रखा गया, इसके बाद भी यहां पर डू रखा गया, डू रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर डीड यूज हो चुका है, डू का कोई अदर फॉर्म यूज हो चुका है, तो आने वाला वर्ब को हमेशा फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। ये बात क्लियर है? तो अब आपको बात पता चला गया कि कैसे, तो अब आपको बात पता चल गया कि कैसे डू का यूज हम एक सेंटेंस में 3-3 बार कर सकते हैं। वो एक बार हेल्पिंग वर्ब होगा, वो एक बार इम्फेटिक वर्ब होगा और एक बार मेन वर्ब होगा। तो चलिए डू का हम एक और यूज आपको बताते हैं जो कि आपके स्पेशल सेंटेंसेस में पढ़ाया जाता है या फिर हम लोग पढ़ते हैं। तो एक स्पेशल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जहां पर हम डू का यूज करते हैं। भाई ये कैसा स्ट्रक्चर? चलिए इसके लिए सबसे पहले हम सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो सेंटेंस देखो क्या है, तुम पढ़ते ही रहते हो, इसका मतलब क्या हो गया? अगर मैं बोलूंगा तुम पढ़ते ही रहते हो, वह हंसता ही रहता है, तुम सोते ही रहते हो, ठीक है, हम लोग उसे मनाते ही रहते हैं। तो ये सारा सेंटेंस क्या है? ये सारा सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है? मतलब क्या हुआ? तुम पढ़ते ही रहते हो, तो इसी सेंटेंस को अगर हम दूसरे तरीके से बोलेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? तुम पढ़ने के अलावे और कुछ नहीं करते हो, तुम पढ़ने के अलावे या पढ़ने के सिवा तुम कुछ और नहीं करते हो, केवल एक ही काम करते हो, इसका ये मतलब हो गया। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं ना उसमें हम क्या करते हैं? नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नथिंग बट का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ रही? तो कैसे बनेगा सेंटेंस, ध्यान देना। देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात करें तो यहां पर क्या कर देना है आपको? यहां पर कर देना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको अगर सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो आपको डू या डज लगाना है। सेंटेंस अगर प्रेजेंट में हो तो आपको यहां पर डू या डज लगाना है। अगर पास्ट में हो तो यहां पर आपको डीड लगा देना, यहां पर आपको डीड लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको लगाना है नथिंग बट, उसके बाद लगाना है आपको नथिंग बट। नथिंग बट के बाद आने वाला जो मेन वर्ब होगा, मतलब आने वाला अगर कोई दूसरा मेन वर्ब होगा तो उसको क्या करना है? उसको V1 के फॉर्म में रखना है, उसको V1 के फॉर्म में रखना है। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स होगा वो लास्ट में आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर होगा इस तरह का सेंटेंस का, इस तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखो इसको कैसे हम ट्रांसलेट करते हैं, इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं। तो तुम पढ़ते ही रहते हो, यानी सेंटेंस देखो यहाँ पर क्या? पढ़ते ही रहते हो, मतलब सेंटेंस प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा? यू के साथ क्या करेंगे? डू लगा देंगे। यू डू नथिंग, यू डू नथिंग, ठीक है। यू डू नथिंग बट, यू डू नथिंग बट रीड, यू डू नथिंग बट रीड, यू डू नथिंग बट रीड। तो यहां पर डू कैसा काम कर रहा है जरा बताना। यहां पर डू क्या है? यहां पर डू मेन वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है या इम्फेटिक वर्ब है? तो मैं बता दूं यहां पर जो डू है ना तो हेल्पिंग वर्ब है ना तो इम्फेटिक वर्ब है, यहां पर डू जो है मेन वर्ब है। यहां पर दो मेन वर्ब है, क्योंकि यहां पर इस डू का अपना एक मीनिंग है, यहां पर इस डू का अपना एक मीनिंग है करना। तुम पढ़ने के अलावे और कुछ नहीं करते हो, तो यहां पर पढ़ना भी हो गया और करना भी हो गया, तो यहां पर दो वर्ब है, दो मेन वर्ब है। तो एक तो मेन वर्ब डू हो गया और एक मेन वर्ब जो कि बट के बाद आएगा V1 के फॉर्म में। देखो ये V1 के फॉर्म में, इसको रीड को हमेशा रीड रखना, रीड्स मत कर देना, ठीक है। इसको V1 के फॉर्म में रखना। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ कि बट के बाद जो वर्ब है ना उसको V1 रखना है। तो यू डू नथिंग बट रीड। अगर यही सेंटेंस पास्ट में अगर रहता कि तुम पढ़ते ही रहते हो, नहीं तुम पढ़ते ही रहते थे, तुम पढ़ते ही रहते थे, तो कुछ नहीं करना है, वहां पर आपको डीट लगा देना। तो क्या बन जाएगा? तुम पढ़ते ही रहते थे, तो इसका हो जाएगा यू डिड नथिंग बट, यू डिड नथिंग बट रीड। बात समझ में आ रही है? तो ध्यान देना कि सेंटेंस प्रेजेंट से पास्ट में हो गया, बट यहाँ पर रीड अपने फॉर्म को चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन ये जो डू है ये पास्ट में डीड हो गया, ये हमारा ये भी मेन वर्ब है, ये पास्ट में इस पे टेंस अप्लाई हो गया, बट इसके बाद नहीं। क्यों? क्योंकि बट नथिंग बट के बाद जो वर्ब होता है ना उसको V1 के फॉर्म में रखें।
ये बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए वीडियो के एंड में मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, वह हंसता ही रहता है। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताइए। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे आने वाले किसी भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय।